नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम की इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो की स्क्रीन में आपको मेहमान दिख रहे होंगे और आज मैं इन मेहमान से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने लगातार पिछले 3 साल में नर्सिंग की हिस्ट्री में जितनी भी एग्जाम हुई हैं, बड़ी एग्जाम जितनी भी हुई हैं, चाहे नॉर्सेट 2021 ले लीजिए, 2022 और नॉर्सेट 2023, पीजी संगरूर, उसके साथ में भी एक दो और एग्जाम है जो बड़े लेवल पे एग्जाम हुए हैं। उन्होंने सारी एग्जाम की जितनी भी स्ट्रेटेजी थी, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी थी, सबको मात दे दी। बहुत सारे स्टूडेंट इनको जानते होंगे क्योंकि एक वीडियो हमने पार्ट 1 बनाया था जब शोएब ने ये बोला था कि नॉर्सेट 2023 को 100% क्रैक करके दिखाऊंगा, एम्स जोधपुर ज्वाइन करके दिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे और अभी भी शोएब जो है आरएमएल दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं और आज ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने ड्रीम एम्स जोधपुर के अंदर आए हैं। और शोएब ने लगातार 3 साल किया है नॉर्सेट को, धज्जियां उड़ाई है नॉर्सेट की, क्योंकि हर बार टॉप रैंक लेके आए हैं और इसके साथ में बहुत सारी एग्जाम को क्रैक किया है। और नॉर्सेट और शोएब के बारे में मैं एक चीज और बता दूं आपको कि शोएब जो है वो लेटेस्ट 2022 के पास आउट है और 22 के पास आउट होने के बावजूद इन्होंने सारी एग्जाम को एक एक करके सारी एग्जाम को क्लियर किया है, क्रैक किया है। तो आज की वीडियो में मैं जो हूं वो अपने सवाल नहीं रखने वाला हूं शोएब, जितने भी सवाल जो है अपने स्टूडेंट्स के, अपने व्यूअर हैं, उनके बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। उन सवालों का जवाब आज मैं नहीं देके आज के अपने मेहमान शोएब अख्तर जो बिलोंग करते हैं नागौर से, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो शोएब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, जिसमें से 4, 5, 6 सवाल ऐसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सवाल मैं आपके बिहाफ से, आप सब लोगों के, आप सब एस्पिरेंट के बिहाफ से शोएब को पूछने वाला हूं, क्योंकि शोएब ने मास्टरमाइंड बन चुके हैं इस नॉर्सेट के। नॉर्सेट की जो चाबी जो है वो शोएब के पास में है। शोएब कहाँ से बनवाई है वो चाबी आपने? चाबी तो अपने हाथों की लकीरों में है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले सवालों की मैं बता देता हूँ आपको शोएब की कौन से सवाल पूछने वाले हैं। सवाल सबसे पहला मैं ये पूछने वाला हूँ शोएब की व्हाट यू स्टडी टू क्रैक नॉर्सेट क्रैक करने के लिए आपने क्या पढ़ा। दूसरा सवाल अपना ये होगा कि नई चीजें जो हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन हो रहा है धीरे धीरे अपने सिलेबस के अंदर और अपने लेवल के अंदर, तो नई चीजें क्या ऐड करनी चाहिए, आपको क्या लगता है। बेस्ट सोर्स कौन सा है प्री और मेंस के लिए क्रैक करने के लिए, चाहे वो थ्योरी का सोर्स हो या एमसीक्यूज का सोर्स हो, बेस्ट सोर्स कौन सा है। उसके बाद में लास्ट के 1 महीने में कैसी तैयारी करनी है, ये चीजें हम शोएब से पूछेंगे। और सीनेरियो वाले जो सवाल है शोएब, सीनेरियो का जो एक माहौल जो क्रिएट किया गया है नॉर्सेट के द्वारा, तो उसको कैसे अपने क्लियर करना है। और लास्ट चीज ये पूछेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचाना है। सिलेक्शन का जो सबसे तगड़ा राज जो होता है, सिलेक्शन का मान सकते हैं या रैंक सिक्योर करने का जो सबसे जबरदस्त जो राज जो होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। इन 5-6 चीजों के बारे में शोएब से जल्दी जल्दी बातें करेंगे, क्योंकि शोएब के पास भी टाइम नहीं है और टाइम आपके पास भी नहीं है। तो शोएब सबसे पहला सवाल अपना है कि आपने नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ा। जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता जाता हूँ वो आप फॉलो करते जाओ, नॉर्सेट प्री एंड मेंस आपका निकल जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आपने क्या क्या पढ़ा, मैंने तो बहुत सारी बुकें पढ़ी थी, बट अब जो टाइम आ गया 1 महीने का है, तो 1 महीने के अंदर आपको जो आपने नोट्स बना रखे हैं और जिनको हाईलाइट कर रखा है वो आपको रिवीजन करना है, और जो गोल्डन पॉइंट है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अपडेटेड कुछ गाइडलाइंस आ गई है उसको भी आपको पढ़ना है, कोई न्यूज़ में मेडिकल के रिलेटेड गाइडलाइंस आ रही है वो आपको पढ़ना है, और जो WHO के अपडेटेड आ रहे हैं वो आपको जरूर पढ़ना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए सारे लोग बोलते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने का और उनके ऊपर किस तरीके से तैयारी करनी है वो चीज़ भी बताना आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, जब पहले तो जो MCQs आते थे, जो एस्पायरेंट्स पहले पढ़ते थे, जो बेसिक से किताबें वो पढ़ते थे, उसमें 1 लाइनर MCQs होते थे। अब तो एकदम ही मतलब मामला चेंज हो गया। अब तो जैसा क्वेश्चन होता है उससे 2 लाइन ज़्यादा बड़ा ऑप्शन होते हैं उसके, तो फिर 1 लाइनर वाला खेल तो अब प्री में दिखेगा, मेंस में तो अब आपको लंबे क्वेश्चन दिखने वाले। और जो आप मेंस देने जाओगे तो उसमें हॉट स्पॉट टॉपिक जो रहेगा वो फंडामेंटल प्रोसीजर रहेगी। जैसे कि आप कार्ड कैथेटराइजेशन आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ट्रेकोस्टोमिक केयर है, ET केयर है, ड्यूरिंग लेबर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्लेम्शिया वगैरह में आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। जो हॉट स्पॉट टॉपिक है जो आपको हॉस्पिटलों में आए दिन देखने को मिलते हैं वो इस बार
बाजी मार सकते हैं। और आपको वो सारे टॉपिक आने चाहिए। और शोएब मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है हद मार के 150 टॉपिक होंगे। हाँ। इससे ज्यादा ये जो सीनियर वाले जो सवाल है या जहां आपको बहुत इन डेप्थ थ्योरी की जरूरत है 150 से ज्यादा टॉपिक है नहीं, क्योंकि मैंने ढूंढ के मैं परेशान हो गया। इससे ज्यादा टॉपिक है ही नहीं। नर्सिंग में सिलेबस बहुत फिक्स है बट उसमें बहुत कंटेंट है। टॉपिक फिक्स है पर उनमें इतनी डेप्थ है कि उनकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें सवाल कहीं से भी पूछा जाता है बट टॉपिक फिक्स होते हैं। अब सवाल हॉस्पिटल में डिजीज आ रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर करना है वो प्रोसीजर करना है, पर प्रोसीजर की गाइडलाइन बनती जाती है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो जैसा कि सुरेश भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब नेगेटिव के लिए आते हैं। जैसे कि नोट सेट 2000 जो अभी नोट सेट 4 हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था MMRC स्केल जो डिज्नी वाली स्केल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना ही है, करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैंने तो उस क्वेश्चन को मार्क फॉर यू में डाला। जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो मैंने तो माइंड में सेट कर लिया इसको तो दोबारा नहीं देखना। तो उस वो मतलब जो सवाल कभी अपने जीवन में देखा नहीं, जिसका आइडिया नहीं है, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको धकेलने के लिए बना है और ऐसे जो सवाल होते हैं वो छोड़ने के लिए ही बनते हैं। सो दूसरा जो सवाल अपना है, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि नई चीजें क्या ऐड करनी चाहिए तैयारी के अंदर। नई तैयारी जैसे अपन कोई अभी जैसे अपग्रेड हो रहा है कंटेंट के लेवल में, तो नई चीजें क्या ऐड कर सकते हैं। नई चीजें ऐड क्या कर सकते हैं इस एक महीने के लिए या एक महीने के बाद में भी इनकी लाइफ में जो काम आए। तो नए कंटेंट कैसे कहाँ से ग्रेब करें या फिर किस तरीके से नई चीजें ऐड करें अपने नोट्स के अंदर। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स अभी यूजी में अंडर ग्रेजुएट है तो उनके पास अभी बहुत टाइम है, तो फिर वो नई चीज़ें आराम से खुद भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं। बट अभी जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएटेड है और जो नोट सेट 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में अपडेटेड गाइडलाइंस की PDF हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे और सर्कुलेट करेंगे। तो आप उसमें से आप कुछ नोट्स के बारे में बता रहे थे कि हाँ, जो अभी नोट सेट 5 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले हम आपको एक PDF देंगे जिसमें कुछ अपडेटेड गाइडलाइंस होगी और उसके बाद में हम डिटेल में जो नोट्स मिलेंगे वो एग्जाम के बाद में ही मिल पाएंगे आपको, जो आपको नोट सेट 6, 7, 8 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, नया कंटेंट की बात ये होगी। तीसरा सवाल है कि सबसे बेस्ट सोर्स बता दीजिए कि यहाँ से एक महीने में ये सोर्स इनफ है इस चीज़ के लिए, जिसमें प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए इनफ सोर्स क्या है या बेस्ट सोर्स कौन सा हो। अभी सोर्स की बात करते हैं तो फिर जो जिन बच्चों ने 2-3-4 साल से कोचिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने नोट्स बना रखे होंगे और अच्छे से पढ़ रखा होगा और उन्होंने उसमें कुछ टॉपिक्स हाईलाइट कर रखे होंगे, तो उनको तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। और कुछ ऑथेंटिक गाइडलाइंस की आप बुकें रेफर कर सकते हो, जो शॉर्ट बुकें आती है, खूब सारी बुकलेट मिलती है अमेजोन वगैरह पे, तो आप जाकर सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी 2 किताब का नाम बता दीजिए जो बेस्ट है प्री तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमें अल्टीमेट अपने किसी पब्लिकेशन नहीं करना बट स्टूडेंट का फायदा भी हमें देखना है। नोट सेट प्री के लिए 2 बेस्ट बुक बता दीजिए कि हाँ ये किताबें पढ़ी तो हो सकता है आपके मैक्सिमम चांस है वहां पे सिलेक्शन हो जाए। और 2 किताबें बता दीजिए जो मेंस के अंदर जबरदस्त रोल जिनका रहने वाला है। नोट सेट प्री के लिए तो दिल्ली एम्स का एक नोटिफिकेशन था, उसमें उन्होंने कहा था कि नोट सेट जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो इजी टू मीडियम रहने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप PR यादव एंड टारगेट हाई ये 2 सफिशिएंट रहेगी। और जो मेंस में आप जाओगे तो फिर आपको अपडेटेड एनक्लेक्स वाली जो बुकें आती है, जो लिपिन कोड वगैरह है, सॉन्डर्स की बुक है जो न्यू आई है अभी साउथ एशिया एडिशन, और जो मॉसबी वाली जो 20 एडिशन चल रहा है वो आप पढ़ सकते हो। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाए तो फिर आप दीपक मारवा की मेडिसिन ला सकते हो और सर्जरी 6 ले सकते हो। बट इन बुकों को पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि नोट सेट प्री देखने के लिए, क्योंकि प्री जो है वो इजी टू मीडियम रहने वाला है उसका लेवल, और इजी टू मीडियम रहेगा तो PR है तो वो टारगेट हाई जो है तो वो किताबें सफिशिएंट है आपकी प्री के लिए, क्योंकि प्री में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो इजी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर इजी सवाल नहीं पूछेंगे तो जो कहानी 2000 जून वाले नोट सेट में हुई है कि कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे मेंस लिखने के लिए, तो मेंस लिखने के लिए कैंडिडेट तो चाहिए ना। तो प्री का एग्जाम बहुत टफ नहीं होने वाला है। PR है तो वो टारगेट हाई अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आप इजीली उससे निकाल सकते हैं। बट मेंस की तैयारी करने के लिए जैसा शोएब ने बोला कि आपको ऊंचे दर्जे की किताबों के साथ आपको रातें बितानी पड़ेगी, और रातें कैसे को किताबें जो होने वाली है वो ऊंचे दर्जे की होने वाली है। सॉन्डर्स की किताब से सबने पढ़ रखी है, अब शोएब भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, तो सिलेक्शन एक का होगा तो हमें तो कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा ना। तो सॉन्डर्स तो पढ़िए, वो तो बाइबल है नर्सिंग का, पर उससे ऊपर भी उसके बियॉन्ड भी जाने की कोशिश करें, क्योंकि सॉन्डर्स तो आपका साथ ही पढ़ रहा है पर आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है।
आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं ना उस टाइम पे 1 लाख बच्चे और पढ़ रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं वही 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा मेहनत जो डालेंगे ना, एक्स्ट्रा जो एफर्ट जो लगाएंगे ना, वो ही आपका सिलेक्शन आखिरकार करवाएंगे। तो कंटेंट की बात होगी, सोर्स की बात होगी। चौथा सवाल ये कि लास्ट के 1 महीने में कैसे पढ़ना है, ये आप बता दीजिए। अब कल डेट है 17 अगस्त, और उसके 1 महीने बाद जो डेट आएगी 17 वो सितंबर, पूरा 1 महीना बचा है। पूरा एकदम शार्प 1 महीना, और उसी दिन जो नोट सेट का मारना है वो होने वाला है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप आराम से 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो, 4 घंटे आप अपना जो एंटरटेनमेंट वगैरह वो करो, और अच्छे से नींद वगैरह लो। 8 घंटे आप पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। ये जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि बस 8 घंटे ही पढ़ना है तो सो गए। इतना तो पढ़ना ही है, इतना पढ़ना ही है। ज़्यादा जितना पढ़ सको आपकी मर्जी है, पर इतना तो पढ़ना ही है। और माइंड को रिलैक्स रख के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम सर पे आ गया, मतलब क्या हो गया, मतलब देवदास बने घूम रहे हैं, कुछ होश नहीं है ना। एग्जाम में तो आया, कोई पहाड़ थोड़ी टूटा है। तो आराम से एकदम चिल होकर पढ़ना है। वेट करना है कि कब 17 सितंबर आए। मतलब नोट सेट वाले तो आपको रात को 12 बजे जगा देना कि भाई तेरा एग्जाम है, तो देने का दे तो दे यार। फिर क्या भाई ले ले आजा। तो मतलब वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो लास्ट महीने में क्या करना है इनको, ये बताइए आप। लास्ट महीने में तो इनके जो नोट्स बना रखे ना, तो उन पे इनको फोकस रखना चाहिए, और जो इनका कंटेंट है उन पे इनको विश्वास रखना चाहिए। और जो अपडेटेड गाइडलाइंस है वो उनको तो मस्ट पढ़ना है। जैसे कि कई बच्चे अभी भी जो पार्टोग्राम पढ़ रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं, बट अब कहानी गाइडलाइन जो है वो बढ़ चुकी है। अब WHO की लेबर केयर गाइड आ गई है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर हो गया है, और ये क्वेश्चन 2 बार नोट सेट मार चुका है, बट ऑलमोस्ट बच्चा अभी भी 4 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो उन पे उनको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और ऐसे सोर्सेज पे जाने की जरूरत है जहाँ पे ऑथेंटिक चीजें हमें मिलती हैं। तो थ्योरी वाइज तो आपने शोएब ने बता दिया इस चीज को कि थ्योरी वाइज अगर आपको कर रहा है तो थ्योरी में जितनी चीजें आपने पढ़ रखी है ना, उन्हीं चीजों को पढ़िए, नया इंक्लूड करने की कोशिश मत करें। पर जितना पढ़ रखा है उसको एटलीस्ट हाई लेवल तक पढ़े आप। उसमें तो इतना जरूर सोचें कि नया कंटेंट क्या है, नई गाइडलाइन आई कहाँ से है। और जो लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, जो नोट सेट 3-4 निकाल के आ रहे हैं, उन पर आप विश्वास रखो, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, वो वन लाइनर से जो 2017-18 में जो वन लाइनर से हार्ट में कितने जो चेम्बर होते हैं, वो जो कहानी है भाई है नहीं। क्योंकि अपना जो पेपर है उसको देख के बड़े बड़े नीट जो डॉक्टर जो होते हैं, JRSR होते हैं, वो भी उनको भी हवा लगती नहीं है, ऐसी हालत उनकी हो चुकी है। मैंने अपने JR से पूछा था, तो उन्होंने कहा था हमारे नीट PG में भी MMR से स्केल नहीं पूछते। हाँ, ऐसे सवाल आते रहे हैं। तो ये लेवल नॉट सेट का हो चुका है। तो थ्योरी वाइज शोएब ने बता दिया कि जितने जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है वही पढ़िए, उनको थोड़ा अपग्रेड कीजिए और टॉपिक फिक्स कर लीजिए कि ये मेरे को 100-150 टॉपिक, इनकी बहुत लेवल डीप लेवल तक मेरे को थ्योरी पढ़नी है। ये थ्योरी वाइज बता दिया। MCQs वाइज और बता दीजिए कि लास्ट महीने में लगभग किस तरीके के कितने MCQ इनको पढ़ने हैं। MCQ तो आप जितना करोगे उतना ही कम है ना। मतलब जहाँ से भी MCQs मिल रहे हैं सब कर डालो, कुछ भी मत छोड़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये MCQ मैंने देखा नहीं है या मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो इसको हम घर पे नहीं करें। घर पे तो आपको करना है। अगर एग्जाम में से सीन होता है तो फिर आपको नहीं करना है। घर पे तो आप जितना MCQ प्रैक्टिस कर सको, जहाँ से भी मिल रहा है, कोई भी सोर्स मिल रहा है, और किसी MCQ का रेशनल नहीं मिल रहा तो अपने भी आप पे ढूंढो उसको, ना कि किसी को बोल के कि भाई ये क्या आंसर होगा इसका क्या नहीं होगा। तो अपने से सर्च करो, खुद बुकों में ढूंढो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक मैं अपनी तरफ से भी एक चीज बता देता हूँ आपको कि जीवन में अगर सिलेक्शन लेना है ना शोएब, तो अपन जब डेली लाइफ में स्टडी करते हैं तो अपने छोटे छोटे डाउट्स आते हैं और हमारा मन क्या होता है, खराब होता है। हम उन डाउट्स को क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये टॉपिक आगे आएगा तब मैं इस डाउट को क्लियर कर लूंगा। जिंदगी में अगर कहीं तगड़ा अगर स्कोर करना है ना, तो जो भी डाउट कभी भी आ रहे हैं ना, उनको हाथों हाथ उनको जो आपको सोल्व करना है, चाहे उसके लिए 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे। क्योंकि अगर एक बार आपने डाउट को डाउट बना के छोड़ दिया तो वो हमेशा डाउट ही रहना है, कभी सोल्व नहीं होगा। और एक बार आपने डाउट को सोल्व कर दिया तो उसके पीछे आपके 10 टॉपिक क्लियर होंगे। ऐसा ही मेरा क्वेश्चन से हुआ था नोट सेट, जो अभी रिसेंट का नोट सेट था। अब हमने अपने रूम पे बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पे, और उस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कौन सी WBC बढ़ती है, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, और उसके अगले दिन वो क्वेश्चन एग्जाम आ गया। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको डाउट को क्या क्लियर करके रखना है। और देखिए साथी जो है आपके यार दोस्त है, ऐसे रखिए जो पढ़ाई को मजे से कर रहे हैं, जिनका मन है पढ़ने में, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फालतू अभी आपके पास टाइम नहीं है फालतू लोगों के साथ में बैठने का या उनके साथ में गॉसिप करने का, तो वो एक बार भूल जाइए। सो नेक्स्ट सवाल जो अपना है वो है कि सिनेरियो जो सवाल जो पूछे जाएंगे मेंस के अंदर, जिनका डर सभी बच्चों को लग रहा है, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। जैसा कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं सिनेरियो वाले जो मेंस में आएंगे,
और वो 100 क्वेश्चन ही तगड़े रहने वाले हैं। तो उनमें जैसा कि आपको क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। जो सिनेरियो वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने पैसेज वाले क्वेश्चन किए होंगे 10th में या 8th में 9th में, उसी तरह का होता है। बस उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है, और जो उनकी इंग्लिश होती है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज है वो संभालिए उसको पढ़ने की मतलब एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और हम बता क्या रहे हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है दिवाली का, हम बता रहे हैं होली का, तो फिर सिलेक्शन तो कैसे होगा। और सवाल में ऐसा भी हो जाता है कि एग्जामिनर समझाना कुछ चाहता है और हम समझ कुछ और रहे हैं, और एग्जामिनर चाहता है आप ये टिक करें पर हम कुछ अलग ही समझ रहे हैं तो हम कुछ अलग टिक कर दें, और सवाल होता है उस चीज में और गलत। कुछ क्वेश्चंस में फोकस वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट, फर्दर इवैल्यूएशन, नॉट, मोस्ट कॉमन, इन पे बहुत ध्यान रखना होता है। और सीनियर वाले सवाल को कैसे करना है, कहाँ से ज्यादा प्रीफर करना है, सीनियर कहाँ से बनने वाले हैं? सीनेरियो तो जैसे कि 100 क्वेश्चन सीनेरियो वाला आना है तो 40 क्वेश्चन तो दिल्ली एम्स अपना ही बनाएगा, और जो 60 रहने वाले हैं वो फिर आपको एनक्लेक्स से देखने को मिलेंगे। इस बार भी कई क्वेश्चन थे जो एनक्लेक्स से आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, 2 3 4 क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो पेपर बनाते हैं ना वो भी इंसान है, AI से या रोबोट से पेपर नहीं बन रहे हैं, वो भी इंसान है, और वो भी कहीं ना कहीं से तो मटेरियल ले ही रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं सब कि उनके दिमाग में फिट है, कुछ ना कुछ तो वो लोग भी है, वो कोई ना कोई सोर्स तो वो भी फॉलो करते हैं, और वो जो सोर्स फॉलो करते हैं हो सकता है वो इंग्लिश फॉलो करते होंगे, हो सकता है नहीं भी करते होंगे, इसकी उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी सही होने की है। तो दिल्ली एम्स में जो पेपर जो बनाते हैं नॉर्थ सेट के, वो लोग बनाते हैं जो नर्सिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, जिनको पेपर जो लोग बनाते हैं वो अपनी नर्सिंग कॉलेज के ही लोग बनाते हैं, बट वो बनाते कौन है, जैसे प्रोफेसर हो गए या प्रिंसिपल हो गए या एडिशनल प्रोफेसर हो गए, वो लोग बनाते हैं। अब हमें ये पहचान करना है कि वो लोग हैं आखिर कंटेंट जो है वो प्रीफर क्या करते हैं, तभी एम्स के बच्चों की इतना शानदार नॉलेज होता है सर, क्योंकि हमारे पास तो एम्स जोधपुर में आते हैं स्टूडेंट, अब तो आपको भी देखने मिलेंगे, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, जितना कोचिंग हमारे प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे करके नॉलेज होता है उनके पास पहले से इतना नॉलेज होता है। तो वो एक चीज़ है। तो वहाँ से आपको सीनियर जो करने हैं, आपको प्रोसीजर आपको पढ़ने हैं, और हॉस्पिटल में पेशेंट किस तरीके से आ सकता है, मेडिकल इमरजेंसीज क्या है, सर्जिकल इमरजेंसीज क्या है, और फंडामेंटल क्या प्रोसीजर है, 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि सीनियर इसी से बनेगा, या तो मेडिकल कंडीशन से बनेगा, अपेंडिसाइटिस से बन सकता है आपके, या चेस्ट इंजरी से बन सकता है, या सर्जिकल इंजरी से बन सकता है। तो यही सारी चीज़ें, और फंडामेंटल के प्रोसीजर से सीनियर बन सकता है। वहाँ से आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, सोचिए कि इससे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, अपने मन में उन चीज़ों को दोहराइए, सोचिए कहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं। लास्ट सवाल, मोस्ट हॉटस्पॉट जो सवाल है, सारे बच्चे जो पूछते हैं, वो सवाल है कि नेगेटिव सवाल जो है उनको कम कैसे किया जाए। नेगेटिव का तो ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि MMR स्केल जैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो फिर हमें वो करने नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिर नेगेटिव क्या करते हैं, पूरा ही नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ ही देना है। और नेगेटिव कंट्रोल तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि कई कोचिंग्स वाले बताते हैं, कई टीचर्स बताते हैं कि आपको 160 क्वेश्चन करना है, 170 करना है, 180 करना है, 190 करना है, या 200 करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो आप 170 कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको 150 ही करने, 140 ही करने, 140 में आपको टॉप रैंक मिल जाएगी, 140 मिल जाएगी। और जिन लोगों ने ना, मोस्ट ऑफ बच्चों के बता रहा हूँ मैं, जिन मोस्ट ऑफ लोगों ने 190 जो इस पेपर में किया है ना, उनकी हवा नहीं लगी है। मेरे साथी हैं कुछ ऐसे, उनके नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐसे जो 140 150 करके टॉप रैंक लेके आए हैं। तो यही चीज़ है, नेगेटिव करने का मतलब यही है कि नेगेटिव के अंदर आपको जो सवाल नहीं आ रहा है उसको हाथ ही नहीं लगाना है। तुक्केबाजी का मामला नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ आप तुक्का लगा के अपनी लाइफ को खराब कर लेंगे। और कम ही कोशिश करें, पर ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तुक्के मारने की कोशिश कम करें। अब कई मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हमारे सर ने बोला था 160 कर दे, और अगर पेपर इजी आ गया एकदम, आपको 200 क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं, हाँ, फिर क्या, या प्री के अंदर आपको 100 आ रहे हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप 80 करोगे, 100 कर सकते हो ना। सारे करके आ रहे हैं तो कीजिए, आ रहे हैं तो कीजिए 100 के 100, नहीं आ रहे हैं तो 50 ही कीजिए, क्योंकि और भी लोग वैसे ही हैं जिसने आपने जैसी तैयारी की है वैसे वो लोग हैं। और ऐसा नहीं होता कि हमको लगता नहीं, हमको लग जाता है पेपर का लेवल क्या है, हाँ, तो महसूस हो जाता है, पता लग जाता है क्या है, और हमारा मन भी बोल जाता है भाई रुक जा इधर, और उसको अगर क्रॉस करें तो फिर हम नेगेटिव में ही जा रहे हैं। जैसे कि इस बार नॉर्थ सेट 4 में मुझे लग गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे बंदे टॉप करेंगे, तो फिर वही हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ, बिल्कुल। तो कम अटेम्प्ट कीजिए, बट एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव से बचने का यही तरीका है। जो क्वेश्चन देखा ही नहीं उसको तो करना ही नहीं, उसको तो मार्क फॉर में नहीं डालना, उसको तो मन में बिठा लेना कि इस क्वेश्चन को हमें करना ही नहीं है, 100 मिनट में देखना ही नहीं, इसको तो खत्म है इसका खेल, इसको अच्छे से पढ़ेंगे जॉब लगने के बाद।
तो ये जो वो एक सेशन था, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम जो है शोएब ने अपने साथ में शेयर किया। शोएब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपको मैं शोएब को ड्रॉप करके आना है क्योंकि इनको दिल्ली निकलना है। और ये जो सेशन था अपना इंटरव्यू सेशन मान सकते हैं, बातचीत का सेशन मान सकते हैं इसको। इसका सिलसिला इधर ही खत्म करते हैं और शोएब के साथ में नए नए चीज़ें जब जोधपुर आ जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको आप फिर से रिवील करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।